मैं आप सभी को सर्वप्रथम एक क्वेश्चन है सभी से। बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप सोचते हैं कि प्रेगनेंसी यह एक नेचुरल प्रोसेस है, यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है? मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि चैट बॉक्स में आपका आंसर लिखिए यस और नो में। बहुत सारे बहनें लिख रही है यस। जी हाँ, सभी को पता है कि यह एक नेचुरल प्रोसेस है, किंतु आजकल की जो जीवन शैली है, उसमें बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यह एक रोग है। इस तरह से उस प्रेगनेंसी के दौरान टेंशन लिया जाता है या फिर दिया जाता है लोगों की तरफ से कि ऐसे लगता है कि यह एक नेचुरल नैसर्गिक क्रिया ना होते हुए एक रोग है। तो भैया ये तो यह एक फोटो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह एक सेरेना विलियम्स नाम की जो टेनिस प्लेयर है, इन्होंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर उनके गर्भावस्था के एकदम शुरुआती दिनों में ही अ, एक टेनिस का टूर्नामेंट जीत लिया था। और एक दूसरे फोटो में आप देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में एलिशिया मोंटानो नाम की एक लेडी जो 800 मीटर रेस में 34 वीक्स के दौरान वह दौड़ रही थी। तो अगर इन इन दोनों ने ऐसा माना है कि यह एक नैसर्गिक क्रिया है, इसलिए इन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, अपने जो भी गेम्स है उनको नहीं छोड़ा। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो हम तो हमें स्ट्रेस क्यों आता है प्रेगनेंसी के दौरान? तनाव की क्या क्या वजह है? तो स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ अनेबल टू कोप विथ मेंटल एंड इमोशनल प्रेशर। मानसिक एवं भावनिक तनाव से उत्पन्न हुई परिस्थिति का सामना ना कर पाना, या फिर स्ट्रेस इज योर रिएक्शन टू एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अटेंशन और एक्शन। इसका मतलब कि जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कि यह एक बच्चा है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और जैसे ही एग्जाम आती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि एग्जाम के समय पढ़ते हैं और उनको बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है। लेकिन जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं, उनको ऐसा टेंशन नहीं आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम अगर अच्छे से प्रिपरेशन करें, हमारे पास भी बहुत टाइम है। गर्भावस्था में पूरा 9 मंथ्स मिल जाता है। इवन पहले ही बहुत लोग जो प्लानिंग फेज में रहते हैं, उनको तो पहले से ही पता रहता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत टाइम है, और हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं, और हम एंजॉय कर सकते हैं इस नैसर्गिक क्रिया को। जैसे हम शुरू में साइकिलिंग करते हैं, तो सब लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो हमें जब बैलेंस करना आ जाता है, तब तो हमें ये बहुत इजी लगता है। तो चलिए, हम इस ज्ञान को जानते हैं और हम इस एक प्रोसेस को कैसे एंजॉय करना है, यह सीखते हैं। अ, दो चार चीजें ऐसी होती है कि हमें वो स्ट्रेस फ्री बनाती है। जैसे कि हमारे आसपास कौन लोग हैं, अ, मतलब जैसे कि हस्बैंड है, फैमिली है, डॉक्टर्स, नर्सेस, उनके साथ आप जितना फ्रेंडली हो जाओगे, आप उतना स्ट्रेस फ्री फील करोगे। और यह जो कार्यशाला है, यह आप सभी गर्भवती बहनों को इसी बात का शिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप गर्भावस्था में प्रसन्न रहे। सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्ट्रेस यू नो और हैव एक्सपीरियंस? आपने ऐसे कुछ स्ट्रेस तनाव के विषय में कुछ ऐसे कारण हैं जो आपने खुद एक्सपीरियंस किए होंगे या आपको पता होगा? तो हम देखते, आप चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, अगर आप क्विकली अगर कोई इसका आंसर देना चाहता है तो। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा आप में से किसी ने। आवाज नहीं आ रही है, ऐसे किसी ने लिखा है। एक्सपेक्टेशंस, बहुत ही अच्छा आंसर दीदी।
मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। जी, तो ऐसे हर किसी का अलग-अलग आंसर होगा, लेकिन आप सही है, आप सब लोग सही है, ये सब कारण होते हैं। तो हम देखते हैं कि हर किसी की पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है और इसकी वजह से हर किसी को अलग-अलग टाइप का स्ट्रेस होता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट बनाई है जो नॉर्मली यह देखा जाता है कि क्या कारण होते हैं स्ट्रेस के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पारिवारिक समस्या, वर्क प्लेस इश्यूज, कोई भी जो अगर नौकरी कर रहे हैं उनसे संबंधित समस्या, पैसों से संबंधित समस्या, नकारात्मक भावनाएं एवं विचार। अ, अगर आपके बिलीफ, आपका इमोशन निगेटिव है तो आप और निगेटिव की तरफ जाते जाएंगे। तो इस समय आपका नजरिया कैसा है, यह आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका नजरिया निगेटिव है तो आपके दिमाग में वैसे ही निगेटिव ख्याल आते रहेंगे। और उस प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हार्ट और ब्लड वॉल्यूम इनमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन्स लाइक कोविड-19, कोरोना का जो अभी चल रहा है एरा, इसमें हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी ने भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी अगर कोई चीज आ जाती है और इसकी वजह से कोई अगर टेंशन लेता है, तो यह भी एक कारण हो जाता है। तो और खास करके प्रेगनेंसी के समय, जैसे कि फियर ऑफ एबॉर्शन, फियर ऑफ डिलीवरी, इंजेक्शंस, और मेरी डिलीवरी ठीक से होगी कि नहीं, मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा, डिलीवरी रूम से संबंधित कुछ डर, या फिर कोई फिजिकल चेंजेस जो होते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि किसी किसी को नौशिया होते रहता है, वॉमिटिंग, पूरे 9 महीने उल्टी चलती रहती है, किसी किसी को वेट गेन की समस्या, तो किसी किसी को वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है इसकी समस्या। तो हर किसी की समस्या अलग अलग होती है। तो हम देख रहे हैं कि विचार और भावनाएं, उनकी वजह से उनकी वजह से कितना स्ट्रेस निर्माण होता है। तो ये जो स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से कुछ हॉर्मोन्स, कोई भी विचार या कोई भी भावनाओं की वजह से कोई हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, कि जैसे कि खुशी के हॉर्मोन्स और दुख के हॉर्मोन्स हम इसे बोल सकते हैं। तो खुशी जब हमें होती है तो हमारा सीरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, एंडोर्फिन, एनकेफिलिन, डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम खुद को बहुत ज्यादा खुश महसूस कर सकते हैं, तनाव मुक्त कर सकते हैं। और यही हार्मोन्स जब बच्चे में चले जाते हैं, तब बच्चा भी आत्मसम्मानी, शांत, सही निर्णय लेने वाला, रचनात्मक और समझदार दिमाग वाला होता है। वह जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल बच्चा कहलाता है। उसी के अपोजिट दुखी हार्मोन्स, जब दुख होता है, तनाव होता है, तब एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। वह शरीर में बहुत सारी चेंजेस करवाता है। जैसे कि ये कोर्टिसोल बढ़ जाता है तो मम्मी के शरीर में भी और बच्चे के शरीर में भी नाड़ियों में सिकुड़न देखा गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थों की कमी पाई गई है। और अंगों का अच्छे से विकसित ना होना, कम वजन का बच्चा पैदा होना, यह भी देखा गया है। और जिसकी वजह से कुछ मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि सीरोटोनिन हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है और उससे उत्साह, उत्सुकता, खुशी में कमी होना, यह सब देखा गया है। तो ये तो होता है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी। कुछ कुछ हार्मोनल चेंजेस तो होने ही चाहिए, प्रेगनेंसी में ये जरूरी भी है। लेकिन जो हार्मोन, जो कोर्टिसोल हार्मोन की हमने बात की थी, यह एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में, जैसे कि हार्ट है, हार्ट डिसीज का वो कारण बन सकता है, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत लोगों को आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी डिलीवरी में भी बहुत तकलीफ होती है। डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल को इन्फेक्शन होता है तो वो तो मतलब उनके खुद के लिए भी हानिकारक है और बच्चे के लिए भी हानिकारक है। फिर मेमोरी लॉस, अटेंशन लॉस, यह सब चीजें भी हमने देखी है। और एक होता है कि डिक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन,
जब पेन जब जब डिलीवरी का समय होता है, उस समय जो लेबर पेन होते हैं, अगर ये जब ये बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल रिलीज होने से सेंसिटिविटी टू पेन कम हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा हमें पेन लगता है। तो ये इनडायरेक्टली वैसे काम करता है। तो यह तो कहानी आप सभी ने सुनी होगी, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा। इस इसमें हमने देखा है कि कंसीव के समय जैसी मन की अवस्था उनके मदर की रहती है, वैसा ही उनको बच्चा पैदा होता है। मतलब फिजिकल फॉर्म में बच्चे का कितना असर होता है, बच्चे के फिजिकल बॉडी पे कितना असर हो रहा है, मदर की मदर की भावना उस समय कैसी रहती है, उसका असर। कुछ न्यूज़पेपर्स में ऐसे कुछ न्यूज़ आई है कि जिसके वजह से मतलब इस विषय पर बहुत ज्यादा स्टडी हुई है, और इसमें यह पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान अगर तनाव होता है और उस बालक का जब वो 30 साल की उम्र तक आते आते उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर मेंटल डिसऑर्डर या पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स। इसमें मिस कैरेजेस के का भी खतरा होता है, मतलब एबॉर्शन का खतरा। एक केस स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक 4 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी। उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, और उस समय जब एंजियोग्राफी हुई उसमें देखा गया कि उनको तीन तीन बड़े वेसल्स में ब्लॉकेजेस है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उनको बाईपास सर्जरी करनी जरूरी है, और उनका ऑपरेशन किया गया। और उसके बाद भी उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, जिसकी वजह से 2 महीने तक उनको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। और इन सब के दौरान 2 महीने के दौरान जो वो लेडी थी वो ऐसे स्ट्रेस से गुजरी थी। उनका एक बहुत ज्यादा टेंशन था कि अरे मेरे मेरे हस्बैंड को कुछ होगा तो नहीं, मेरे हस्बैंड ठीक तो हो जाएंगे, उनको कितना बड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, इससे मेरे बच्चे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे बच्चे का हार्ट तो ठीक है। कंटिन्यूअसली वो ऐसे सवाल अपने डॉक्टर से, अपने रिश्तेदारों से पूछती रहती थी। और फिर जब उनका बेटा पैदा हुआ तो उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नाम का एक हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। इसका मतलब होल होता है हार्ट में। तो हार्ट से ही जो डोमिनेंट इमोशन थी मदर की, जो पूरे ये 2-3 महीना एक ही चीज को लेके वो टेंशन ले रही थी, उसकी वजह से एक फिजिकल डिफेक्ट बच्चे के बॉडी में आया। तो यह डोमिनेंट इमोशन कितना ज्यादा असरदार होता है, इसका हम इससे एक एग्जांपल हमें समझ सकते हैं। एक दूसरी स्टडी हुई थी जिसमें एक डाउन सिंड्रोम नाम का एक डिसीज होता है बच्चों में। यह बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें एक देखा गया कि वो लेडी जो थी वो 10 वीक्स प्रेग्नेंट थी, और अल्ट्रासाउंड में यह देखा गया कि एक नकल इडिमा होता है। यह इस फोटो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह जो है यह नकल इडिमा होता है। यह एक डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है डाउन सिंड्रोम के लिए। तो उसके बाद उनको एक गाइड करने वाले उनको एक टीचर मिल गए, जिन्होंने उनको बताया कि गर्भ संस्कार नाम के क्लासेस होते हैं, और गर्भ संस्कार में जो भी हमारे कार्यशाला में जो बताया गया, दिनचर्या, गर्भ संवाद, जो मंत्र थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, यह सारी चीजें उनको उस गाइड ने बताई। और उन्होंने जो लेडी थी उन्होंने उसका इतना अच्छे से पालन किया। और 3 हफ्ते के बाद जब वापिस सोनोग्राफी हुई तो देखा कि वहां पे यह कोई नकल इडिमा है ही नहीं, जिसकी वजह से बच्चे को डाउन सिंड्रोम मतलब यह आप देख रहे हैं ये बच्चे का फोटो, कि जिसमें बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है, और बच्चा बच्चा बच्चे की बुद्धिमत्ता बहुत ही कम लेवल की हो जाती है इसमें। तो यह गर्भ संस्कार का अगर क्लासेस, ये सेशंस जो है बहुत सीरियसली अगर आप करते हैं तो यह ऐसे बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं। एक एक टर्म है फीटल ओरिजिन्स ऑफ एडल्ट डिसीजेस। डॉक्टर बाकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह बताया था कि
ये जो एडवर्स इवेंट होते हैं, जैसे कि किसी लेडी का हस्बैंड अगर बहुत ज्यादा, जैसे हमने अभी देखा कि वो उनका ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल एडमिट है, या फिर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, या फिर उनके कोई चाहते जैसे मम्मी पापा, या फिर किसी को कभी कोई एक्सीडेंट की वजह से, या फिर जिस समय वॉर चल रहा था ना, उस समय भी ऐसे ये सब ये जो हाइपोथेसिस है ये सच हो रही थी कि वॉर में उनके हस्बैंड शहीद हो रहे थे, जिसकी वजह से उनके बच्चों के ऊपर असर हो रहा था। तो ये एक फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, यह नाम का एक हाइपोथेसिस था जो सच हो रहा था कि ये जो एडल्ट डिसीजेस है, बहुत सारी स्टडीज इसमें आई है कि जिसकी वजह से बच्चे के न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंट में फर्क आता है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, बहुत प्रकार की मानसिक बीमारियां बच्चों को होती है। और यही सब तनाव के कारण एपिजेनेटिक्स नाम की एक टर्म है, आपने सुना होगा इसके पहले भी कार्यशाला में, कि जो हमारे जीन्स होते हैं, बच्चे के जीन्स, उनके ऊपर ये तनाव है या फिर जो भी एनवायरमेंट है उसका जो असर होता है, उसे एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। जिसमें यह देखा गया कि जनरल इंटेलेक्चुअल बच्चे का, या फिर लैंग्वेज फंक्शनिंग, लैंग्वेज भी बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो ये सारे डिफेक्ट्स, यह सारे चीजें उसकी वजह से मिलते हैं। कुछ क्रोनिक डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोरोनरी हार्ट डिसीज, मतलब हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वह भी देखा गया है। किसी किसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मोटापा, ऐसे बहुत सारी क्रोनिक डिसीजेस जो है जिसका ऐसे कोई कारण नहीं मिलता है, वो देखा गया कि जब उनकी मदर की हिस्ट्री पूछी जाती है तो मदर बताती है कि हाँ, कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा ऐसा तनाव था, ऐसा ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से बच्चे में ये डिसीजेस आते हैं। और आजकल ये जो कोरोना का काल चल रहा है, इसमें भी बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस में हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल सुरेखा दीदी, किनका? सुरेखा साहू दीदी, आपका म्यूट करिए, आपका माइक म्यूट करिए। निवेदन है सब लोग अपना माइक म्यूट करेंगे कृपया। ये जो कोरोना इन्फेक्शन है, यह जैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए जितनी रिस्क है, उतनी ही रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी होती है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मल प्रिकॉशंस लीजिए जैसे नॉर्मल पब्लिक लेती है। और यह कोरोना वैक्सीन जो है, यह भी आपके लिए रिकमेंडेड किया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रायल्स हुए हैं, और सब सोच समझ के यह बताया गया कि यह प्रेग्नेंट लेडीज के लिए यह कोरोना वैक्सीन जो है ये सेफ है। और ये लेना भी जरूरी क्यों है, क्योंकि जो जो कोरोना की वजह से बच्चे में कुछ सीवियर इलनेसेस हो जाते हैं, कुछ डिसीजेस हो जाते हैं, और कभी कभी प्री टर्म लेबर या कुछ न्योनेटल मॉर्बिडिटी हो जाती है, जिसे जिससे प्रिवेंट करने के लिए हमें ये वैक्सीन लेना भी जरूरी है। कुछ जो स्ट्रेस हमने अभी तक चर्चा की है, जिसका फिजिकल हेल्थ, बच्चे के फिजिकल हेल्थ में क्या क्या असर हो सकता है, इसकी एक लिस्ट तैयार की है, वह देखते हैं। जब स्ट्रेस जो है वह एक बहुत लंबे समय तक रहता है, तो क्या हो सकता है कि बच्चा जन्मजात कम वजन का होता है, समय पूर्व जब बच्चे का जन्म हो जाता है, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट या स्पाइना बाइफिडा जैसी बीमारी हो जाती है। यह आपने देखा होगा कि ये जो बच्चा आप दिख रहा है यहाँ पे फोटो में, जैसे क्लेफ्ट लिप बोलते हैं ये, और ये क्लेफ्ट पैलेट होता है कि अंदर से ये पैलेट जो होता है ये फटा हुआ रहता है, ये उसके होंठ जो है ये फटे हुए होंठ रहते हैं। हालांकि इनकी सर्जरी हो जाती है, लेकिन यह सारे जो मालफॉर्मेशंस होते हैं यह स्ट्रेस की वजह से होते हैं। और बच्चों में हृदय रोग होना, हाई बीपी की समस्या होना, कोलेस्ट्रॉल की समस्या होना, हड्डी के घनत्व में कमी होना, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। यह आप एक फोटो में देख सकते हैं कि ये कमजोर हड्डी इस तरह से दिखती है। मधुमेह होना, दौरे या मिर्गी की बीमारी, रोग प्रतिकार शक्ति की कमी होना, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बच्चा कमजोर रहता है, और समय से पहले ही प्रौढ़ावस्था आ जाती है।
सीजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी होती है, यह भी देखी गई है बहुत ज्यादा लोगों में। और यह एक डाउन सिंड्रोम, यह एक जो बच्चा आपको दिख रहा है, यह एक बीमारी से ग्रसित है जिसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कुछ इफेक्ट्स जो मदर में होते हैं, स्ट्रेस की वजह से जो मदर में इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से प्री टर्म लेबर, मतलब पहले ही 9 महीने पहले ही डिलीवरी हो जाती है। सीजेरियन सेक्शन के जो चांसेस बढ़ रहे हैं, इसका एक कारण स्ट्रेस भी है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होना, हाई ब्लड प्रेशर के कारण इक्लाम्शिया, प्री इक्लाम्शिया जैसी परिस्थिति आ जाती है, जिसमें मम्मी और बच्चे दोनों के भी मतलब उनके लाइफ को खतरा रहता है। फिर इसकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज जो होता है, कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बच्चेदानी का पूरी तरह से मुंह खुलने तक, उसे लेटेंट फेज बोलते हैं। अगर आप तनाव में हैं तो यह जल्दी से खुलता नहीं है, और यह 18 to 20 आवर्स तक देखा गया है कि यह प्रोलॉन्ग हो जाता है। फिर डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी भी मदर में होती है, मतलब पहले भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और पोस्टपार्टम भी। तो और इस डिप्रेशन के लिए डॉक्टर्स जो दवाइयां देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में प्रॉब्लम देखे गए हैं कि बच्चा एकदम मोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मोटापे की वजह से मम्मी पापा कैसे दुखी है। और इनको मधुमेह जैसी भी बीमारियां हो जाती हैं, इतने बचपन से ही उनको मधुमेह की बीमारी हो जाती है। और कुछ बच्चे जो बहुत ही ज्यादा लो इमोशनल क्वेश्चन के होते हैं, मानसिक रूप से एकदम कमजोर बच्चे जो होते हैं, वह कभी कभी ऐसा कार्य भी करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं रहता है। यह एक फोटो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने देखा होगा न्यूज में वगैरह, ये रियान इंटरनेशनल स्कूल की केस है। ये जो बच्चा है 16 साल का, इस बच्चे ने ये छोटे से 5 साल के बच्चे की जान ले ली। तो ऐसी जो चीजें होती है, क्योंकि हम मानसिक रूप से ग्रसित है, तो ये जो चीजें हैं, इस टाइप की अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती है। तो हमें यह स्ट्रेस कितना खतरनाक है हमने अभी देखा है। तो इस स्ट्रेस को हमें इसके सॉल्यूशन क्या है? तो इस समय हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमारी प्रायोरिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी, यही एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेल्दी मतलब सब ये सारे एंगल से हेल्दी, जैसे मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, सारे जो फैक्टर्स है हेल्थ के, सारे फैक्टर से हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। एंड इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास एक विजन होनी चाहिए, कि जैसे जिजा माता अपने शिवाजी महाराज को बताते हैं कि हमें स्वराज्य चाहिए, कुछ भी हो जाए। उस दिन गायत्री दीदी ने भी यह एग्जाम्पल दिया था कि उनके परिवार में, जिजा माता के परिवार में कितनी ज्यादा निगेटिव चीजें हो रही थी। उनके हस्बैंड उनके साथ में नहीं थे, उनकी सेकंड मैरिज हो रही थी हस्बैंड की, और वो किसी और जगह पे जा रहे थे, और बहुत सारे उस समय मुगल का राज्य था, बहुत सारी निगेटिव चीजें थी। लेकिन उन्होंने जैसे किया, अपना एक विजन रखा। तो ये निगेटिव चीजें तो होती रहती है लाइफ में, ये चलती रहती है, लेकिन हमें स्टिक रहना है अपनी विजन की तरफ। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसा मदर सोचती है, एज द मदर थिंक्स सो द बेबी विल बिकम। आप जैसा सोचती है, या आपको बहुत सारे लेक्चर्स में यह आपने सुना है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बेबी बन जाता है। और डोमिनेंट इमोशन की जो बात हमने अभी बताई थी, कि जो हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था और बच्चे को भी उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो गया था, वैसा किसी एक डोमिनेंट इमोशन के कारण बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम वैसा ही करें जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? कि बच्चा पीसफुल हो, काम हो, इंटेलिजेंट हो, सोशल हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, स्पिरिचुअल हो, और एक वर्चू बेबी हो। तो हमें भी वैसी चीजें करनी चाहिए, जैसे कि हमें भी पूजा पाठ करना, हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, मेडिटेशन, योगा,
अच्छा काम म्यूजिक रहता है, जो भजन होते हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसी बुक्स रीड करनी चाहिए जो आपको खुशी दे, जो आपको कुछ अच्छा क्रिएटिव, आपके माइंड को कुछ अच्छे विचार दे। और इन सब चीजों में आपको आपके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। हस्बैंड लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो उनके लिए भी ये सारी बातें लागू होती है, क्योंकि आप ही आपके आपके वाइफ के बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि आपका बच्चा पीसफुल हो, काम हो, इंटेलिजेंट हो, उसके लिए आपको भी उतना ही काम करना चाहिए जितना आपकी वाइफ को। कुछ चीजें हैं जो हमें इस पूरे जर्नी के दौरान ध्यान में रखनी है, कि ट्रस्ट द नेचुरल प्रोग्रेशन। मतलब ये जो नैसर्गिक प्रक्रिया है उसके ऊपर विश्वास रखिए। आपकी बॉडी में आपको विश्वास होना चाहिए, आपके खुद के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। और आपको ये समझना होगा कि आपकी जो बॉडी है, फीमेल बॉडी, ये नेचुरली भगवान ने बनाई है ताकि आप कंसीव कर पाए, आप बच्चे को गर्भ में आप उसे नरिश कर पाए और आप बच्चे को पैदा कर पाए। यह आपकी बॉडी नेचुरली डिजाइन की है, तो आप उसके कैपेबल हो, इसलिए आपने भगवान ने ये सब चीजें बनाई हैं। Go with the flow, enjoy the pregnancy, learn the holistic approach to pregnancy and childbirth through this wonderful seminar conducted by Gayatri Parivar, Shanti Kunj Haridwar. तो ये जो अप्रोच है ना, ये जो पूरे कार्यशाला में आप सीख रहे हैं ना, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसे अगर आप बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो पहले थी, ये कार्यक्रम, ये सब चीजें फॉलो करने के पहले जो आपकी पर्सनालिटी थी, वो अब पूरी तरह से चेंज हो जाती है, और आप एक नई मदर और अच्छे ऐसे वर्चुअस बेबी को आप पैदा कर पाते हैं। और आपको आपकी डिलीवरी प्रोसेस भी एंजॉय करनी है। तो आप स्ट्रेस फ्री डिलीवरी प्रोसेस आप कैसे एंजॉय कर पाएंगे? प्रसव की प्रक्रिया को समझने से, प्रसव के लिए शरीर एवं मन को तैयार करने से, और आपकी जो क्लास हुई है योगासन और मेडिटेशन की क्लास, जिसमें आपने सीखा है कि इस योगासन से आपके बॉडी को कैसे तैयार किया जाता है डिलीवरी के लिए। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि आपकी जो डिलीवरी प्रोसेस है एक डिवाइन मोमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छी मोमेंट बन जाए, कि जिससे आपको थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसी होती है। इसमें आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे मूड में हैं, आप बहुत ही लकी है कि आपको भगवान ने यह चांस दिया है। और आप यह सोच सकते हैं कि आप एकदम हेल्दी है और आपका बच्चा हेल्दी है। यह सब जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपको बताई गई है, उसे इस समय भी अप्लाई करनी है। देन चूजिंग योर टीम मतलब पूरा, मतलब डॉक्टर्स, नर्सेस, आपकी फैमिली, आपके बर्थ, जब आप डिलीवरी रूम के लिए जाएंगे डिलीवरी के लिए, उस समय आपके साथ कौन रहेगा, ये सारी चीजें आपको पहले से ही चूज करके रखनी है। फिर जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको बताई गई है, वह उसको अप्लाई करना है। ब्रीदिंग टेक्निक्स, आप अपने डॉक्टर्स को पूछिएगा कि ब्रीदिंग टेक्निक इस समय कैसे ब्रीथ करना है, कैसे नहीं करना है, आपके डॉक्टर आपको सब बताएंगे। देन कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, मतलब गर्भ संवाद करना। ये जो डिलीवरी प्रोसेस है, इसको एकदम शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। इसमें ना 3 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है कि ये जो बच्चेदानी का मुंह होता है, ये खुलता है, धीरे धीरे यह खुलने लगता है। तो जैसे ही ये 5 सेंटीमीटर तक आता है, जो फर्स्ट टाइम लेडीज प्रेग्नेंट है, जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी के लिए जा रही है, उनका ये लेटेंट फेज जो होता है वो बहुत देर तक होता है, बहुत टाइम तक होता है। लेकिन आपको यह समझना है कि जब तक ये 10 सेंटीमीटर तक ना हो जाए, तब तक डिलीवरी नहीं स्टार्ट होती है। तो आपको इस समय तक आपको वेट करना है। बाकी तो जब बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो डॉक्टर देख लेंगे, प्लेसेंटा कैसे डिलीवर करना वो डॉक्टर देख लेंगे। आपको बस ये जो सर्वाइकल इफेसमेंट है, ये जो 10 सेंटीमीटर तक रुकना है, इस समय आपको ये सारी टेक्निक्स का फायदा होगा। रिलैक्सेशन कैसे करना है, कैसे अपने आप को उस समय मेंटली स्टेबल रखना है, तो इसके लिए आपको ना प्लानिंग करनी होगी।
तो प्लानिंग आप पहले से ही करके रखिएगा। जब जब जैसे अभी आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट है, उसी समय से ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं ना, ये सारी जो योगा और एक्सरसाइज आपको बताई गई है। और कभी भी आपका कोई भी दिन स्टार्ट करने के पहले आप दूसरे दिन का अपना प्लानिंग करके रखिए रात को ही, और अरेंज एवरीथिंग सिस्टमैटिकली। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, डॉक्टर्स के पेपर्स होते हैं, रिपोर्ट्स, आपकी बैग, हॉस्पिटल की बैग होती है, उसे पहले से ही आप भर के रखिए, ताकि टाइम पे आपको कोई टेंशन ही ना हो, आप तो एकदम प्रिपेयर्ड हो। फिर ये वूम टॉक की जो क्लास हुई थी, हमारी बहन मेघा दीदी ने आपको जो बताया था गर्भ संवाद इतने अच्छे तरीके से, उसको आप समझ के ना, जब आप डिलीवरी प्रोसेस के लिए जाते हैं उस समय कुछ ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, जैसे कि बेबी प्लीज टेक 9 months इन द वूम, बेबी योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉर्मल, maybe we are supporting each other for maintaining BP, sugar, water level, heartbeats and all other parameters according to each other। ये सारी चीजें आपको पूरे 9th month बोलनी है, कि बच्चे को पहले से ही बताना है कि बेटा आप पूरा 9 months लोगे, हमारी आपकी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, और जब आप पैदा होंगे ना उस समय आप बहुत जोर से रोना, और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आप रोना। ऐसे सारे आप सेंटेंसेस बना के रखिए, और आप इस तरीके से आप वो वूम टॉक कीजिए लास्ट मोमेंट के लिए। ये जो लास्ट आपका डिवाइन मोमेंट है उसे अच्छा बनाने के लिए आप इस तरह का वूम टॉक कर सकते हैं। फिर और क्या कर सकते हैं कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो वैसे ही आपके हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, और वैसे ही आप खुश रहेंगे, और आपकी थिंकिंग जो है पॉजिटिव होती रहेगी। और ऐसी बुक्स पढ़िए, ऐसी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए जो आपको लगता है कि वो गुण आपके बच्चे में आना चाहिए। आप कुछ हॉबीज भी आप मेंटेन कर सकती है, जैसे कि पेंटिंग है, म्यूजिक है, या फिर कुछ भी चीज जो आपको हैप्पी रखती है। और अगर आपकी बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है किसी से बात करने की, तो आप बात कीजिए, अपने उस बात को अपने मन में दबा के ना रखिए। और कोई अगर मिलता नहीं है तो एटलीस्ट आप लिख लीजिए, आपकी एक डायरी बनाइए जिसमें आप वो सब चीजें लिख पाए। और यह याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। आपका जो छोटा सा यूट्रस रहता है वो 500 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इस समय आपके बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट है, तो आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं अपने बॉडी को, तो आपकी बॉडी को आप पैम्पर कीजिए। आप ये सोचिए कि आप खुद भी एक इंडिविजुअल है। आप इस दौरान, इस प्रेगनेंसी के दौरान इतनी सारी चेंजेस होते हैं, उसको आप फील कीजिए, एंजॉय कीजिए, और बहुत ज्यादा किसी और से एक्सपेक्ट मत कीजिए। और एक ऐसे बोलते हैं कि जस्ट से इट्स ओके। कोई भी चीज होती है, अगर उसका आपको लगता है कि इसकी वजह से मुझे टेंशन आता है, या फिर हमेशा ऐसा ही होते रहता है, तो अपने मन को बताइए इट्स ओके, चलेगा, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे। ये सारी चीजें जो खुद से बात करना होता है, ये आप कीजिए, ये बहुत हेल्प करता है। देन लर्न टू से नो। कभी कभी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस समय आप नहीं बोलिए। कि जैसे काम पड़े हैं घर पे, कुछ हो रहा है, तो उस समय अगर आप नहीं बोलते हैं तो सामने वाले को भी समझता है कि नहीं, इनको कुछ तकलीफ है इसलिए वो नहीं बोल रही है। तो ये हमें सुनना है, हमें बोलना चाहिए। फिर खुद को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि ऐसे लाफ्टर शोज आते हैं वो देखिए, या फिर ऐसे शोज देखिए जिसमें वीर रस भरा हुआ है, जैसे कि शिवाजी महाराज के ऊपर शोज है, चंद्रगुप्त मौर्य, रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे ऐसे जो सीरियल्स आती है जिसमें बहुत ज्यादा वीर रस भरा हुआ है, और उसे देख देख के डेली बेसिस पर आपके मन में ऐसे ख्याल आते रहेंगे कि हाँ, मेरा बच्चा भी इतना शूरवीर है, ऐसा है, इतना हेल्दी है। तो ये ऐसी चीजें आप देखिए, विद फैमिली देखिए, ताकि आपके जो सास ससुर है, मम्मी पापा है, उनसे भी आपको ये सारी फीलिंग्स आपके बच्चे को मिलती रहे। और कुछ एंटीनेटल क्लासेस होती है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसे आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको लगे कि इस जो जर्नी में आप अकेले नहीं है। आपके साथ बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है जो जिनको आपके जैसे ही वॉमिटिंग होती है, आपके जैसे ही बैक एक होता है, लेकिन वो कितने अच्छे से उसको हैंडल कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसा अपने आप को आपको बताना है।
एंड रिमेंबर दैट कि यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग वर्चुअस नेक्स्ट जनरेशन। हम एक भावी पीढ़ी बना रही है जो वो एक संस्कारवान पीढ़ी होनी चाहिए, उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर डॉक्टर मानसी, आपने इतने सुंदर ढंग से इतने ज्यादा अच्छे टिप्स हमारी गर्भवती बहनों को दिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और सबने बहुत एंजॉय किया होगा और आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से मिले होंगे। आपको लगा होगा सच में हम लोग किसी चीज को कितना बर्डन बना के रखे हैं, कितना हैवी हमने बना लिया है और ये चीज कितनी हल्की हो सकती है। हम बस ये बोले ठीक है, होता रहेगा, चलता है, बाद में देखेंगे। कितने सुंदर ढंग से अच्छे भाव से मानसी जी आपने समझाया, हमने भी एंजॉय किया लिटरली। और कुछ पॉइंट्स मैं जरूर बोलना चाहूंगी। जैसा कि मानसी जी ने बताया कि एपिजेनेटिक्स रियली जो ये सारी 9 दिन की कार्यशाला हो रही है वो एपिजेनेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रही है, क्योंकि जीन्स के द्वारा तो कई बीमारी, कई चीजें हेरिडिटरी जो ट्रांसफर होती है या कई हैबिट्स ट्रांसफर होती है, कुछ चीजें जीन्स से ट्रांसफर होती है, लेकिन आपका आहार विहार, दिनचर्या, गर्भ संवाद, योग, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, यज्ञ, ये सारी चीजें जो यौगिक लाइफस्टाइल है, जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, जो आप फॉलो करते हैं, इस चीज को जब पालन करते हैं दिनचर्या में, तो निश्चित तौर पर ऐसी वंशानुगत बीमारियां या आदतें जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो या जाए, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। मानसी जी ने देखिए 2 चूहे आपको दिखाए थे, येलो कलर का, एक ब्लैक कलर का, बीच में यदि आपने ध्यान दिया होगा तो एक स्लाइड में वो यही था कि वो डायबिटिक, मतलब क्या मैं सही जा रही हूँ मानसी जी? हाँ वो बताइएगा। जो एक मतलब ऐसा माउस था जिसमें मतलब शुगर की बीमारी जो होती थी आगे बढ़ती, तो वो चूहे को वैसा डाइट दिया गया, वैसा ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ पर येलो कलर का दिख रहा है, ये डायबिटिक है, मतलब मोटा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल चूहा बन गया जब उसका आहार विहार सब कुछ सही कर दिया गया। ऐसा एक हुआ था, एक टेस्ट हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें ये पाया गया। मैंने भी सुना था ये वाला एक्सपेरिमेंट। मतलब ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं 9 दिनों में, यदि इसको सीरियसली पालन करें तो बहुत सारी समस्याएं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अपने आप ये सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने जो गर्भावस्था की यात्रा, एक जर्नी, एक खुशनुमा, यादगार, बहुत ही प्यारी सी यात्रा, उस बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। उस यात्रा में आपको तैयारी क्या क्या करनी है पहले से, ताकि आप अपनी बोलना चाहिए डिलीवरी के समय परेशान ना हो, अचानक से हड़बड़ाए मत। उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। उल्टी वाली घटना पे, नौशिया पे, मैं एक सही घटना आपको बताना चाहती हूँ। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने किसी का सुना था, मुझे नाम याद नहीं है, कि जहां इन्होंने ये बोला कि हम बच्चे से बार बार बोले कि बेटा तुम पूरे 9 महीने अपने माँ के गर्भ में अपना पूरा 9 महीना लोगे, अच्छे से डेवलप होगे, आप तकलीफ नहीं दोगे, आप आराम से बाहर आओगे। मतलब ये सारी चीजें जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसका सही में बच्चे के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक मदर को बहुत उल्टियां होती थी, बहुत परेशान थी, तो वो अपना ट्रीटमेंट तो कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ उसने जब गर्भ संवाद की कक्षा हुई थी हमारी, उसके बारे में उसको मालूम पड़ा, तो उस बच्चे के पिता और माता दोनों गर्भ में उससे बात करते थे और बोलते थे बेटा आप जो भी मम्मी आपकी खाएगी वो आप सब डाइजेस्ट कर लोगे, है ना, वो बाहर नहीं आएगा। मम्मी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, आप सब कुछ डाइजेस्ट कर लोगे, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप पास ऑन कर देना मम्मी को, लेकिन वो बाहर मत निकले। मतलब इतने प्यार से मदर फादर उस चीज को समझाते थे। तो कुछ दिनों में उन्होंने देखा कि माँ को उल्टियां होना बंद हो गई। ट्रीटमेंट भी उनका साथ में चल रहा होगा, वो जो भी लेते हैं, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है वॉमिटिंग, तो वो बंद हो गई। उनको लगा कहीं ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, इत्तेफाक तो नहीं है। तो पिता ने कुछ दिन बात करना बंद कर दिया और माँ ने भी इस बारे में बोलना बंद कर दिया। तो फिर देखे, फिर वॉमिटिंग चालू हो गई। तो ये 3 दिन पहले किसी ने मुझे ये बात बताई थी कि किसी के साथ ये चीज हुई थी। फिर उन्होंने ये वापस इंस्ट्रक्शन देना चालू किया। मतलब इस तरीके से हम चाहें जो इंस्ट्रक्शन बच्चे को पूरे विश्वास के साथ दें, क्योंकि बच्चा तो सबकॉन्शियस माइंड उसका एक्टिव है,
तो सब कुछ वो कैच करता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट भी करता है। तो ये सारी चीजें जो बताई जा रही है वो केवल आध्यात्मिक धार्मिक ही नहीं, ये बहुत साइंटिफिक भी है। इसलिए इन चीजों को, चूंकि अभी समय था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं भी चर्चा कर लूं। तो ये बहुत सुंदर जानकारी मानसी जी आपके द्वारा हमको मिली। हमारी सभी भारत के भावी सुनहरे भविष्य को गढ़ने वाली हमारी माताएं जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको इस जानकारी से आगे बहुत लाभ होगा। अब एक विशेष सूचना भी आपको देना चाहते हैं कि 10 तारीख को, जो हम रोज दे रहे हैं ये सूचना, 10 तारीख को सभी गर्भवती बहनें जिनका तीसरे महीने से आगे आप गर्भ संस्कार आखिरी मंथ तक कर सकते हैं। तो ऐसे तो सभी को गर्भ संस्कार अपना करवाना ही चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि रोज हम लोग लिस्ट आपके सामने दिखा रहे हैं, आपने लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने सामान की तैयारी कर ली होगी या कर लेंगे 10 तारीख के पहले आप, और पूरी तैयारी से बैठेंगे और ऑनलाइन यहाँ से सब बताया जाएगा। और प्रयास कीजिए कि आपके साथ आपके पतिदेव और आपके परिवार के सदस्य गर्भ संस्कार में आपके साथ बैठे, क्योंकि जो बच्चा दुनिया में आएगा वो केवल एक माँ का बच्चा नहीं होगा, वो पूरे परिवार के लिए नए रिश्ते लेकर के आएगा। और हमारे जो कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके अथक प्रयास और मेहनत से ही ये कार्यशाला सफल हो पा रही है। सामने तो हम कुछ 2-4 लोग ही दिखते हैं, लेकिन असली में मेहनत हमारे गांव से लेकर के जोन तक के सब बड़े कार्यकर्ताओं की है। हमारे तकनीकी व्यवस्था को संभालने वाले प्रांत के प्रमुख हमारे ओपी राठौड़ भैया, उनके सहयोगी भैया, यदि ये हमको सहयोग नहीं करते तो ये तकनीकी व्यवस्था के थ्रू हमें क्लास नहीं ले पाते। तो उनको भी बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से ये कार्यशाला हो रही है। तो आप लोग आंगनबाड़ी क्षेत्र में यदि सब लोग, इतने कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है इतने आंगनबाड़ी केंद्र में जाने के लिए, तो आप एक बात ये भी कर सकते हैं कि अपने निकटतम शक्तिपीठ या प्रज्ञापीठ में उन आंगनबाड़ी के सभी गर्भवती बहनों को, यदि कोई व्यवस्था आपके पास है या सरकारी व्यवस्था है, तो रिक्वेस्ट करके उनको गाड़ियों से आपके शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ में सभी आंगनबाड़ी से बहनों को बुला सकते हैं, जितनी शक्तिपीठ की कैपेसिटी है उतनी। यदि आप बुलवा लेते हैं तो आपको उस जगह पर उन लोगों की व्यवस्था करना आसान हो जाएगा गर्भ संस्कार के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये प्रयास है कि सभी गांव में आंगनबाड़ी है, तो हर गांव में, जिले में, शहर में, हर जगह गर्भवती जितनी हमारे संपर्क में आ सके उनका गर्भ संस्कार हो। अच्छा, रही बात स्वाध्याय की, बहुत सारे हमारी क्लासेस में स्वाध्याय के बारे में बताया गया। स्वाध्याय सच में एक बहुत जरूरी चीज है। कम से कम आधा से 1 घंटा हर गर्भवती स्वाध्याय के लिए जरूर दे, मतलब अच्छी किताबों का अध्ययन और उसमें जो पढ़ा है उसको जीवन में उतारने का प्रयास। जैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ लीजिए आप, है ना, एक और भी कुछ अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ लीजिए। तो वो स्वाध्याय के लिए वो किताबें आप अपने निकटतम गायत्री शक्तिपीठ में संपर्क कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, या फिर यहाँ चैट बॉक्स में किताबों की लिंक शेयर की जा रही है। शांति कुंज से बुक के ऑनलाइन बुक की लिंक शेयर की जा रही है। क्वेश्चन आंसर सभी शुरू होंगे तब आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो वो लिंक पे भी आप जाकर के ऑनलाइन किताबों से स्वाध्याय कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ जानकारी जितनी देनी थी मैंने दिया। और अब यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर मानसी जी भी उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय गायत्री दीदी भी यहाँ पर हैं। YouTube पर कैसे देखें? YouTube की लिंक हमारे चैट बॉक्स में दी गई है। उस YouTube का चैनल का नाम भी है गर्भ संस्कार गैलरी CG, गर्भ संस्कार गैलरी CG। इस YouTube चैनल पर जाकर के हमारे सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। जिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात कल की गई थी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी उस YouTube में उपलब्ध है। और 8 इंटेलिजेंस, गर्भस्थ शिशु का 8 इंटेलिजेंस किस तरीके से हम डेवलप करें, उस पर भी हमने 8 वीडियो की सीरीज बनाई है। वो वीडियोस भी आज हम अपलोड कर देंगे उसमें, तो आपको मिल जाएगी। मेरी बेटी का पॉलिप बर्थ हुआ है, क्या किया जाए?
मानसी जी, क्वेश्चन आया है। हाँ जी। मेरी बेटी का पॉलिप, POLIP, पॉलिप? हाँ, बर्थ हुआ है, क्या किया जाए? उनको भी कुछ तकलीफ है? अभी ऐसा तो कुछ पता नहीं। ये दीदी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनको मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, वो मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए। अभी समय है, जी तब तक यहाँ भी अपन क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। जी। मेरी बेटी का वेट कम था 2 kg ऑन टाइम ऑफ बर्थ, वो अब 3 इयर्स की है और उसे टीबी हो गया है था, उसका वेट अभी भी नहीं बढ़ रहा, मैं अगेन प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या इसका इफेक्ट एज हो सकता है, आगे हो सकता है, इसका इफेक्ट आगे हो सकता है? अभी दीदी सॉरी मैंने सुना नहीं अच्छे से। मेरी बेटी का वेट कम था 2 kg बर्थ के समय, वो अब 3 साल की हो गई है और उसे टीबी हो गया था, उसका वेट अभी भी बहुत कम है, बढ़ नहीं रहा है, मैं अगेन प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या इसका इफेक्ट आगे हो सकता है, यानी आगे बच्चे पर, आने वाले बच्चे पर? अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जो प्रीवियस हुआ है वो सेम टू सेम अभी नहीं होगा। आपको अपने आहार की तरफ ध्यान देना है। उस समय जो मतलब बच्चे को टीबी कैसे हो गया कि कोई तो इन्फेक्शन हुआ होगा, उस समय इम्यूनिटी आपकी कम होगी या बच्चे की कम होगी, कहाँ से उन्होंने इन्फेक्शन को कैच किया, तो वो सिर्फ सब चीजों का अगर प्रिकॉशंस लिया जाए तो वापस टीबी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब अच्छे से प्रिकॉशंस ले, आपका वेट अच्छे से बढ़ रहा है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आहार अच्छा है, तो ऐसी वापस आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। निगेटिविटी से किस तरह दूर हटा जा सकता है, क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ जाती है? दीदी अभी हम लोगों ने ये सारे वेज डिस्कस किए हैं। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपकी हॉबी हो, जैसे कि बुक पढ़ना हो या फिर आपको अगर कोई वीडियो देख के, जो इंस्पिरेशनल वीडियो होता है, मोटिवेशनल वीडियो होता है, वो देख के, या फिर जैसे मैंने बताया कि ऐसी कोई सीरियल्स आप देखिए जो वीर रस से भरी हुई है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारे महापुरुष थे, उनको भी बहुत सारी तकलीफें आई थी, लेकिन उसका सामना करने के बाद वो कैसे सक्सेसफुल हुए। तो इस टाइप का आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई किताब हो या फिर कोई किसी से बात करके, ये सारी निगेटिविटी दूर करने के वेज है। कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? इसका लिंक अभी शेयर किया है मेरे ख्याल से इस पर। इसके अलावा आप किसी भी महापुरुष की ऑटोबायोग्राफी जो होती है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी लाइफ लेसन्स रहते हैं। तो आप कोई भी आपके पसंदीदा महापुरुष जो है, उनकी किताबें पढ़ के स्टोरी रूप में अपने बच्चे को गर्भ संवाद के रूप में भी सुना सकते हो, खुद के लिए भी फायदेमंद होता है। फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल है बट बहुत पेन हुआ था, अब भी वैसा होगा क्या? दीदी ऐसा नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप जो अभी हमने डिस्कस किए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कि आपको अपने बच्चे को बताना है कि बेटा मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और हम आपकी जो डिलीवरी है 9 महीने के बाद होगी। नौ आप जो आपको जो डॉक्टर ने डेट दी है ना, वो डेट बच्चे को बता दीजिए कि बेटा इस डेट को आपकी डिलीवरी होगी। और डिलीवरी कैसे होगी? बहुत ही शांत तरीके से, मतलब आप इजीली बाहर आ जाओगे, इजीली डिलीवरी हो जाएगी, ऐसे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, जिससे जो आपको चाहिए ना, बच्चा जैसे ही डिलीवरी हो जाए बच्चा अच्छे से रोए, अ, जैसे ही डिलीवरी हो जाए तो उसको वो यूरिन पास कर ले। ये जो सारी चीजें आप अपने डॉक्टर को पूछिए कि कैसे कैसे होता है डिलीवरी, कैसे होता है डिलीवरी रूम, क्या है, आप देख लीजिए डिलीवरी रूम को। तो ये सब चीजें ना आप अपने बच्चे को बता दीजिए, तो आपका टेंशन ऐसे ही कम हो जाएगा। टेंशन की वजह से पेन बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अगर ये सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका टेंशन जो अभी आपको लग रहा है 100%, वो 30%, 20% तक चला जाएगा। आपको थोड़ा सा इतना सा मामूली सा दर्द होगा, वो मीठा मीठा दर्द रहता ही है थोड़ा थोड़ा, वो तो कोई भी सहन कर लेगा। ये पॉलिप बढ़ा हुआ है, दवा ले रही है, दवा ले रही है, क्या बेबी हो आएगा? नहीं, बहुत टेंशन हो रहा है,
कुछ तो दीदी क्वेश्चन पॉलिप ना एक्चुअली बहुत सारी जगह पे पॉलिप होता है, जैसे यूटेराइन पॉलिप हो गया, या फिर एग्जैक्टली ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैंने मेरा नंबर शेयर किया है, दीदी से मैं बात कर सकती हूँ डायरेक्टली, तो दीदी हाँ, मुझे कॉल कर सकती है। देखिए आप लोग डॉक्टर मानसी जी का नंबर लिख लीजिए, आप फोन पे भी बात कर सकती हैं। मेरा 3 मंथ्स नहीं हुआ है, क्या मैं गर्भ संस्कार करवा सकती हूँ क्या 10 तारीख को? आदरणीय हाँ, गायत्री करा दीदी जी, लीजिए, हाँ जी करा लीजिए। जी। दीदी जी आप अपना मार्गदर्शन दीजिए सभी को। क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन वो जो जिस बहन ने ये पूछा है कि सेकेंड डिलीवरी में क्या उतना ही पेन होगा, जी नहीं, सेकेंड डिलीवरी में पेन बहुत कम होता है, पता ही नहीं चलता है। और जो योगासन व्यायाम आपको बताया गया, यदि वो करती रहेंगी तो बिल्कुल ही पेन नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा आपको। और ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो हमेशा पेट के बाहर बच्चा होता है, तब अगर आपने टीके नहीं लगवाए होंगे तब हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन कैच किया होगा। पेट के अंदर टीबी नहीं होती है, इसलिए आप डरिए मत, दूसरा बच्चा नॉर्मल होगा। प्रेगनेंसी के पहले भी कर सकते हैं क्या गर्भ संस्कार? प्रेगनेंसी के पहले तो गर्भाधान संस्कार होता है, मतलब आप उस आत्मा का आवाहन करके प्रेग्नेंट होंगी, कंसीव करेंगी, तो उसके पहले तो गर्भाधान संस्कार होता है, प्री प्लानिंग होती है, तो वो तो प्रेग्नेंट होने के बाद ही होता है। प्री प्लानिंग की वीडियो की एक लिंक आई है, वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपका नंबर दे दीजिए, आपको भी ग्रुप में ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी, या वो लिंक दीदी यहाँ चैट बॉक्स में भी शेयर कर दीजिए। वैसे क्वेश्चन से ज्यादा तो कॉम्प्लीमेंट है कि क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया मानसी दी। चलिए मानसी जी को कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए ये लिंक दी हुई है, विजिट दिस गैलरी फॉर अवर लेक्चर लिंक, ये सब कुछ दिया है। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा ये सब तो पहले ही आ गए। दीदी जी क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से हो गए हैं, क्वेश्चंस तो नहीं आए। दीदी है इसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ दिख रहे हैं क्या? हाँ आप लीजिए थोड़ा, मुझे पता नहीं। मानसी जी क्वेश्चन ले लीजिए, आप कौन से दिख रहे हैं? एक्चुअल डेट से 15-20 दिन पहले सी सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी से एक मिनट दीदी, एक ये दी, मेरा हीमोग्लोबिन कम है और डॉक्टर ने 1-2 दिन में ऑपरेशन की सलाह दी है, मगर मेरा 9 मंथ 17 को खत्म होगा, तो क्या मैं वेट कर सकती हूँ? हीमोग्लोबिन कम होने से डॉक्टर सलाह नहीं देगी, कोई और कारण होगा जिसके लिए आपको सलाह दी है ऑपरेशन की। हीमोग्लोबिन तो कम होना कोई कारण नहीं है कि ऑपरेशन किया जाए, कोई और कारण होगा तो वो डॉक्टर्स करेंगी अपना। अगर कोई ऐसी आपका इंडिकेशन है कि ऑपरेशन होना ही चाहिए, तो आपका हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर मैनेज करेंगी, आप मत परेशान होइए। क्या सूर्य नमस्कार प्रेगनेंसी में कर सकते हैं क्या? मुझे जी बहुत नहीं, हाँ। सूर्य नमस्कार मत करिए, जो आपको आसन बताए गए हैं वो करिए। दीदी सूर्य, अच्छा हाँ दीदी यूट्यूब किस नाम से? अच्छा यूट्यूब लिंक इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए दीदी। रितु दीदी यूट्यूब लिंक मांग रहे हैं। यूट्यूब लिंक तो आप लोग के पास होगा ना। गर्भ संस्कार गैलरी सीजी इस नाम से सर्च करेंगे तो इस यूट्यूब लिंक पे सारे लेक्चर मिल जाएंगे। एक्चुअल डेट से 15-20 दिन पहले सी सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी से बच्चे को कोई इशू हो सकता है क्या? जी नहीं, कोई इश्यू नहीं होगा। 15 दिन पहले अगर इंडिकेशन है तो करा लीजिए। मैम आपका फोन नंबर सेंड कीजिए, मानसी जी आपका फोन नंबर भेज दीजिए। जी जी मैं वापिस टाइप करती हूँ दीदी। मेरा 5वां महीना चल रहा है, बच्चे की राइट साइड की नाक की हड्डी नहीं दिख रही है, प्रॉपर डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी, टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आई है, पर अभी भी बोन नहीं दिख रही है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं हो। हेलो हाँ हाँ दीदी नहीं होगी, अगर कुछ होती तो डॉक्टर अभी तक उनको बता चुके होते,
सब ठीक हो गया होगा, इसलिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया उनको। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नहीं तो बंद करिए। मेरा 5वां मंथ कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मेरी बेबी हलचल नहीं कर रही है, तो यहाँ कब तक हलचल, या कब तक हलचल करेगी, यहाँ हलचल कब तक पता चलेगा? मानसी बताओ। हलचल देखिए, आप फील नहीं कर रही होंगी। अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक है तो हलचल करता है, मोस्ट प्रोबेबली पहले बच्चे में पता नहीं लगता है, तो स्लो मूवमेंट होंगे। और आप अगर बच्चे का ग्रोथ ठीक है, डॉक्टर ओके कह रही हैं, तो आप परेशान मत होइए। और कोई ऐसी म्यूजिक व्यूजिक सुनते रहिए तो हलचल करने लगेगा। आपने देखा कि म्यूजिक से बच्चा डांस करता है, तो ये सारे म्यूजिक वगैरह सुनते रहिए तो बच्चा बात करेगा। प्री प्री क्लैम्सिया क्यों होता है, और इसका डिलीवरी पे कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? दीदी जैसे बीपी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी वजह से प्रीक्लाम्सिया की तकलीफ होती है। और अगर बीपी नॉर्मल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डॉक्टर आपके दवाइयाँ देते रहते हैं बीपी, इसलिए आपको बीपी रेगुलर चेक करवाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। मेरा प्लेसेंटा एक्स्ट्रा मैच्योर है, तो डॉक्टर ने 10th नाइट को एडमिट होने को बोला है। एनीमिया से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं क्या? एनीमा से एनीमा से तो हेल्प होती है, लेकिन बाकी भी उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो आपके डॉक्टर ही उस समय जज कर पाएंगे कि वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर किस तरह से डिलीवरी करनी है। मेरा 4th मंथ चालू है, मेरा हीमोग्लोबिन एंड बीपी बहुत कम रहता है, इसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ होता है और पेट भी साफ नहीं होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? दीदी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ सोर्सेस होते हैं, आयरन सोर्सेस जो होते हैं वो हमें डाइट में, वो हमने देखा है आहार में वो लेना है। जैसे गुड़ हो गया या फिर जो भी और कुछ आयरन प्रिपरेशंस होती है जो आपके डॉक्टर ने आपको जरूर दिए होंगे, वो देखिए। और बीपी अगर कम रहता है तो सॉल्ट की मात्रा बढ़ा दीजिए, सॉल्ट की मात्रा बढ़ा ये दीजिए। तो फाइल आप फाइल। थोड़ा पानी आप उसमें ज्यादा ले सकती हैं, जिसकी वजह से आपका फाइल बीपी। रायपुर भी लाया हूँ, बॉम्बे से आए हैं। अच्छा गाड़ी से जा रहे हैं तो इनको भी लेकर राज्यपाल के यहाँ जाएंगे ना, राज्यपाल गवर्नमेंट के यहाँ। इधर आ जाइए। इधर बैठ जाइए। हेपेटाइटिस बी है, आप भी थोड़ा उसकी समझ वजह से लीजिए। क्या नॉर्मल जैसे डिलीवरी इंडिया के उसमें में पाठ्यक्रमों में प्रॉब्लम लागू होगी क्या? दीदी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी है तो उसके आपके जो डॉक्टर ने बताया है उस सारे चीजें फॉलो कीजिए। डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ भी दिए होंगे, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्प्रिलुना कैप्सूल SPRILUNA कैप्सूल्स ले सकते हैं क्या? दीदी मुझे आइडिया नहीं है इस कैप्सूल के बारे में। ये क्वेश्चन शायद ग्रुप में भी आया था, आई थिंक सो, आज सुबह, तो वो सेफ नहीं है ऐसा कुछ आंसर आया था। दीदी जी, आदरणीय गायत्री दीदी जी, इसमें गाइडलाइन दे सकते हैं दीदी? अच्छा, ओके। दीदी का वीडियो नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों ने पूछा है क्या हम आपके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं क्या? यदि रितु दीदी हैं तो दीदी मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए, तो उसमें आप लोग एक मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूंगी। मेरी बेटी की पहली डिलीवरी के समय बेबी गर्भ, एक मिनट, मेरा 9 मंथ चल रहा है, एक बार पुंसवन संस्कार हो चुका है। हाँ, पुंसवन संस्कार यदि आप डबल कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि अभी शांति कुंज से होगा। दीदी क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्या मेरे? इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे मानसी दीदी। नहीं दीदी मुझे भी नहीं दिख रहे अभी। रितु मुझे दीदी यहाँ है क्या? एक
एक दिख रहा है सिद्धि, मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है। फर्स्ट बेबी के टाइम बीपी के कारण पैरालिसिस हुआ था, इसलिए बहुत बुरे में ख्याल आते हैं। अभी 5वां मंथ चल रहा है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका अभी पैरालिसिस ठीक हो गया है, आपके डॉक्टर को पूछ लीजिए आपका बीपी कैसा है। आपका बीपी अगर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो जैसा पिछली बार हुआ वैसा ही अभी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बार सब कुछ नॉर्मल होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा भी नॉर्मल होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी मत सोचिए, जो हो गया सो हो गया। अभी आप सिर्फ पॉजिटिव विचार कीजिए। आई थिंक सो। मेरी बेटी की पहली डिलीवरी के समय बेबी गर्भनाल, बेबी गर्भनाल, उसके आगे कुछ दिख नहीं रहा इसमें, कैसे पढ़ूं फिर? चलिए, रायपुर शक्तिपीठ में गर्भ संस्कार हो रहा है क्या? यदि आप रायपुर से हैं तो रायपुर शक्तिपीठ में आप पता कर सकती हैं। रायपुर में वैसे बहुत सारी जगह में गर्भ संस्कार हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर तो लगभग पूरे हो गए हैं लग रहा है। जी दीदी, मैंने मेरा नंबर शेयर किया है और एक बार कर लेती हूँ। शांति कुंज से रितु दीदी जुड़े हैं क्या? रितु दीदी हैं अभी? मानसी जी, आपका नंबर शेयर कर दीजिए, मेरा नंबर शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ग्रुप में जुड़ना है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आंसर तो सभी हो गए। मैं सोचती हूँ शायद गायत्री दीदी को कोई काम आ गया है, तो वो अभी है नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास 2 क्लास है, और कल की इस कार्यशाला की मतलब क्लासेस में आखिरी क्लासेस है, क्योंकि परसों तो गर्भ संस्कार होगा। तो जो बहनें गर्भ संस्कार करा रही हैं वो तो उपस्थित रहेंगी, लेकिन जो प्लानिंग फेज में है वो बहनें भी जरूर से अटेंड करें, क्योंकि गर्भ संस्कार में कुछ ऐसी चीजें बताई जाएगी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा, तो वो सब आप देखिए, उसको समझिए, उससे भी बहुत कुछ चीजें जानने के लिए और सीखने के लिए मिलेगी। और कल की जो क्लास है वो है स्तनपान पर, ब्रेस्ट फीडिंग। क्या होता है कि अभी गर्भावस्था के समय इस चीज के बारे में यदि हम जान लेते हैं, इसकी बहुत गहराई से सारी चीजें बताई जाएगी कि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य होता है, लेकिन किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए, क्या फायदे हैं, कब कराना चाहिए, है ना। उसमें और भी बहुत सारी गहराई से कई चीजें बताई जाएगी। यदि अभी से आप लोग समझ लेंगे तो डिलीवरी के बाद उस चीज को फॉलो करेंगे तो बच्चे को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। स्तनपान के अलावा 0 से 2 साल तक के बच्चे, क्योंकि होता ये है कि बच्चे के जन्म के बाद हमारे पास इतना समय नहीं होता और प्रॉब्लम्स आती हैं कई चीजें बच्चों के साथ खान पान संबंधित। तो जो भी 0 से 2 साल तक के बच्चों के लिए खान पान संबंधित, बीमारी से संबंधित या पालन पोषण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो भी कल की क्लास में बताई जाएगी। तो कल आप लोग कृपया समय से जुड़े, और कल लगभग 4:15 तक क्लास चलेगी, क्योंकि 2 क्लासेस हैं। तो आप लोग धीरज बना के रखिए, पूरा अटेंड कीजिएगा। आज के लिए आप सभी को, सभी गर्भवती माताओं को, शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े सभी भाई बहनों को, कार्यकर्ता भाई बहनों को, डॉक्टर मानसी जी को, हमारे राठौड़ भैया को, सरला कोसरिया दीदी को, और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। तो शांति पाठ करते हैं, उसके साथ आज की क्लास का समापन।